नमस्ते जी। 365 बुकनेस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 1% फार्मूला बाय टॉन कैलेनल द्वारा लिखी गई बुक। इसका पहला अध्याय है, यह परिवर्तन का समय है। शाम को केन ने अपना कंप्यूटर बंद किया और संतुष्टि से कुर्सी पर टिक गया। यह एक और शानदार दिन था जिसमें उसने बेहतरीन काम किया था। गलियारे में देखते हुए वह मुस्कुराया और उसने अपनी एक सहकर्मी को हाथ हिलाकर विदा किया। विदा दी जो दरवाजे की तरफ जा रही थी। ऐसे लोगों का आसपास रहना बेहतरीन था जिनके साथ वह मिलजुल कर बहुत अच्छी तरह काम कर सकता था। उसकी नज़रें उस पुरस्कार की ओर गई जिसे उसने कुछ समय पहले ही फ्रेम कराकर दीवार पर बाकी पुरस्कारों के नज़दीक टांगा था। उसने याद किया कि हर पुरस्कार मिलते समय उसे कितना अच्छा लगा था और उसके साथ मिलने वाले प्रमोशन तथा सम्मान भी। फिर उसने अपनी डेस्क पर अपने परिवार के फ़ोटो देखे। केन का वैवाहिक जीवन बेहतरीन था। एक बेहतरीन महिला के साथ वे दूसरे से प्रेम करते थे और मिलकर बहुत मज़े करते थे, और जब ज़िंदगी में मुश्किलें आती थी तो वे एक दूसरे को सहारा देते थे। जहाँ तक बेटे और बेटी की बात थी, उन पर केन को सबसे ज़्यादा गर्व था और उनके आसपास रहने से हमेशा खुशी मिलती थी, लगभग हमेशा। आखिर वे बच्चे थे, केन ने मुस्कुराते हुए सोचा। उसने संतुष्टि भरी गहरी सांस ली। वह 100% ईमानदारी से कह सकता था कि वह एक खुश इंसान था, कि वह संसार के शिखर पर था। लेकिन यह हमेशा ऐसा नहीं था। 6 महीने पहले केन बड़े बुरे हाल में था। पुराने दिनों की याद आते ही उसके चेहरे की मुस्कान मिट गई। वह और उसकी पत्नी ज़्यादातर समय एक दूसरे से झगड़ते रहते थे, एक दूसरे के दोष निकालते रहते थे। बच्चे भी उद्दंड होते जा रहे थे और विद्रोही तेवर दिखा रहे थे। स्कूल में भी उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं था। अपनी नौकरी में केन बहुत नाखुश था। उसे अपनी नौकरी जोखिम में नज़र आती थी और हर दिन कम से कम 2 सहकर्मियों से उसका झगड़ा हो जाता था। उसे जरा भी नहीं पता था कि वह इस बुरे हाल में कैसे पहुंचा। बस एक दिन उसने खुद को वहां पाया। अपने मित्रों, परिवार वालों और सहकर्मियों को देखने पर उसे एहसास हुआ कि वह अकेला ही नहीं था। दरअसल बहुत से लोग उतने ही बुरे हाल में थे। उनमें से किसी को भी यह नहीं पता था कि वह वहां कैसे पहुंचे। कुछ को तो यह एहसास भी नहीं था कि वे वहां थे। केन ने सोचा कि क्या जीवन का यही मतलब है? क्या ज़िंदगी ऐसी ही होती है? लेकिन दिल की गहराई में किसी कोने में अब भी आशा की चिंगारी थी कि ज़्यादा हासिल करना, ज़्यादा बनना संभव है। अचानक केन के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। अब उसने अपने जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ को याद किया। शनिवार की सुबह केन उस सीजन में अपने बेटे जैक का पहला फुटबॉल मैच देख रहा था। वे लोग उस टीम के खिलाफ खेल रहे थे जिसने उन्हें पिछले साल काफ़ी हराया था। इसलिए उसे यह उम्मीद नहीं थी कि जैक की टीम शानदार जीत हासिल करेगी। लेकिन अपने बेटे को खेलते देखने पर उसे हमेशा गर्व महसूस होता था। वैसे उस दिन वह थोड़ी उधेड़बुन में था और उसने उत्साह से समर्थन नहीं कर सका जितना कि अमूमन करता था। नौकरी में उसका सप्ताह हमेशा जितना ही मुश्किल रहा था, उसके दिमाग में बार बार वहीं की चिंताएं और समस्याएं घूम रही थी। जब मैच थोड़ा आगे बढ़ा तो अचानक उसे एहसास हुआ कि उसके आसपास के अभिभावकों की उत्साहवर्धक आवाज़ें बहुत बढ़िया, शाबाश, ज़्यादा तेज, ज़्यादा रोमांचित होती जा रही थी। स्कोर बराबरी पर 1% फार्मूला था। गेंद जैक की टीम के पास थी और यह गोल के करीब पहुंच चुकी थी। केन ने देखा
कि इस मैच में उसके बेटे की टीम ने गेंद पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखा था। कुछ तो था जो पिछले साल से अलग लग रहा था। जैक की टीम ज़्यादा एकाग्र थी और कोच के निर्देशों का ज़्यादा अच्छी तरह पालन कर रही थी। वे लोग ज़्यादा एकजुटता से खेल रहे थे। प्रबल टीम भावना से खेल रहे थे। हालांकि वे अब भी बच्चे थे। कई बार तो वे मैदान में इधर से उधर जाते और गेंद के चारों ओर झुंड बनाते अमीबा जैसे लगते थे। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वे पहले से ज़्यादा फुर्तीले थे और पहले से बेहतर खेल रहे थे। जैक की टीम में कोई खास बदलाव नहीं हुए थे। उनमें अब भी आस पड़ोस के वही लड़के थे जिनके साथ वह कुछ सालों से खेल रहा था। बेशक वे सब एक साल बड़े हो गए थे, लेकिन दूसरी टीम के लड़के भी एक साल बड़े हो गए थे। केन ने दूसरी टीम पर निगाह डाली और देखा कि उसमें भी कमोबेश वही लड़के खेल रहे थे जो पिछले साल थे। दूसरी टीम का कोच अब भी वही था जो मैदान के विपरीत छोर पर खड़ा था। बेशक उसके चेहरे पर हैरानी का भाव था जो केन ने पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन वह निश्चित रूप से वही कोच था। केन ने याद करने की कोशिश की कि क्या जैक ने उसे बताया था कि उनकी टीम में कोई नया कोच आया है। उसे याद नहीं आया। उसने एक पल के लिए मैदान से दूर देखा। हाँ, निश्चित रूप से यह कोच जिम ही थे जो मैदान के बाहर बैठे थे जहाँ वे हमेशा रहते थे। फिर केन ने दूसरी निगाह डालने के लिए धीरे से अपना सिर घुमाया। ये जिम ही थे, लेकिन कुछ बदले बदले लग रहे थे। मैदान में खेलते लड़कों की तरह ही वे भी ज़्यादा प्रेरित, ज़्यादा एकाग्र नजर आ रहे थे। उनके व्यक्तित्व में ऐसा कुछ था। उनके हाव भाव में एक ऐसा आत्मविश्वास नजर आ रहा था जो पहले नहीं दिखता था। फिर अचानक मैच के अलावा हर चीज़ केन के दिमाग से काफूर हो गई। वह दूसरे अभिभावकों के साथ उछलकर खड़ा हो गया, तालियां बजाने लगा और उत्साहवर्धक आवाज़ें निकालने लगा। जब जैक ने अपनी टीम के साथी को पास दिया जो सही स्थिति में आया और उसने गोल कर दिया, जैक की टीम ने मैच जीत लिया। मैच खत्म होने पर केन और बाकी अभिभावक टीम को बधाई देने लगे। उन्होंने दूसरी टीम के साहस और प्रयास के लिए उनकी प्रार्थना भी की। विजय के उल्लास में काफ़ी शोर शराबे वाला माहौल था। जूस बॉक्स और कुकीज़ थमाने का दौर शुरू हो गया। इस दौरान केन की नज़रें कोच जिम की नज़रों से मिली। वह उनसे हाथ मिलाने के लिए उनके पास गया। कोच, बधाई और धन्यवाद। मेरा बेटा जैक तो बहुत बढ़िया खेलने लगा है। बाकी सभी लड़के भी। ईमानदारी से कहूँ तो सुधार आश्चर्यजनक है, केन ने कहा। कोच जिम हल्के से मुस्कुराए और बोले, लड़के आज यकीनन बहुत बढ़िया खेले। उन्होंने जमकर अभ्यास किया और अपना सब कुछ झोंक दिया। मुझे उन पर बहुत नाज है। मुझे भी नाज है, केन ने कहा। फिर वह जैक की ओर मुड़ा जो उसी समय अपनी टीम के साथियों से पल भर के लिए अलग हुआ था। केन ने झुककर उसे गले लगाते हुए कहा, वाह वाह, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। इसके बाद जैक तुरंत ही दौड़कर अपनी टीम के साथियों के साथ जश्न मनाने लग गया। आपका रहस्य क्या है कोच? ओह, जिम ने कहा, मुझे लग ही रहा था कि आप मुझसे ऐसी ही कोई चीज़ पूछने वाले हैं। मुझे लग रहा था कि आपके दिमाग में कोई न कोई उधेड़बुन चल रही है। ऐसा लगता है जैसे इस साल कोई चीज़ अलग है। मैं नहीं जानता कि आपने क्या किया है, लेकिन टीम वे सभी बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। जिम ने कहा, धन्यवाद, वे बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। वैसे सिर्फ यही बात नहीं है। केन एक पल के लिए ठहरा और फिर कोच से नज़रें मिलाते हुए बोला, देखिए, मुझे उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन सिर्फ लड़के ही नहीं, आप भी अलग दिखते हैं। मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा, जिम ने कहा, और वे खुलकर मुस्कुरा रहे थे।
केन, आपकी बात सही है। मैं पिछले साल इस वक्त जैसा था उससे अब मैं एक अलग इंसान हूँ। जिम ने मुड़कर भीड़ से थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे रखी बेंच की ओर इशारा किया और कहा, आपके पास बातचीत करने के लिए 1 मिनट का समय है केन। मैं पिछले सीज़न से एक तरह की यात्रा पर हूँ और मैं सोचता हूँ कि मैंने रास्ते में जो सीखा उसमें आपकी रुचि होगी। थोड़ा चकराते हुए केन ने सिर हिलाया और कोच के पीछे पीछे चल दिया, जो अपनी टीम में एक लड़के से जश्न के अंदाज में हाथ टकराने के लिए पल भर रुके और दूसरे अभिभावक से हाथ मिलाने के लिए भी। जब वे भीड़ से दूर जाकर बैठ गए तो जिम ने कहा, मेरा जीवन ठीक ठाक चल रहा था, बेहतरीन नहीं, भयंकर नहीं, बस ठीक ठाक। लेकिन मेरे अंदर यह कचोटने वाला भाव था कि मैं अपनी ज़िंदगी के साथ ज़्यादा कर सकता था। बच्चों को कोचिंग देने में मुझे हमेशा उपलब्धि का बेहतरीन एहसास मिलता है। इसलिए मैंने मन में सोचा कि मैं यही शुरुआत करूँगा। मैं इन बच्चों की मदद करूँगा ताकि वे अपनी क्षमता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बन सकें। मेरे हिसाब से मुझे पहली बात तो यह सीखनी थी कि कौन सी चीज़ है जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को बाकी खिलाड़ियों से ऊपर उठाती है। मेरे लिए ओलंपिक्स उत्कृष्टता का परम इम्तहान है। ओलंपिक खिलाड़ी इतने अच्छे होते हैं कि उन्हें देखकर मैं शीर्ष प्रतिस्पर्धियों के बीच फ़र्क नहीं बता सकता। क्या आप बता सकते हैं? केन ने कहा, आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? वे सब शुरुआती रेखा पर खड़े होते हैं और कुछ सेकंड में ही दौड़ खत्म हो जाती है। मुझे वह रोमांच याद है जब मैं टोरिनो में आयोजित 2006 विंटर ओलंपिक्स में पुरुषों की स्कीइंग टीवी पर देख रहा था, क्योंकि यह कांटे की टक्कर का मामला था। जिम ने आगे कहा, इसलिए मैंने पलटकर खिलाड़ियों को देखा। केन, पहले और चौथे स्थान के बीच का फ़र्क, यानी कि स्वर्ण पदक और कोई पदक नहीं के बीच का फ़र्क सिर्फ 1.08 सेकंड या 0.9% था। हैरानी में केन के मुंह से सीटी की आवाज़ निकल गई। कोच जिम ने आगे कहा, देखिए, इससे मैं सोचने पर मजबूर हो गया। मैं ओलंपिक के उन खेलों के परिणाम का विश्लेषण करने लगा जिनमें गति, दूरी या वजन का वस्तुपरक पैमाना लागू किया जा सकता था। मैं देर रात तक गणनाएं करता रहता था कि कौन सी चीज़ है जो पदक विजेताओं को बाकी लोगों से अलग करती है। जाहिर है, इससे मेरी पत्नी पगला गई, जब तक कि मैंने उसे वह नहीं बताया जो मैंने सीखा था। वह एक शिक्षिका है, इसलिए वह सोचती थी कि वह उत्कृष्टता को नापने के बारे में सब कुछ जानती है। देखिए, मैंने जो खोजा उससे उसके भी होश उड़ गए। केन ने अपनी भौहें उठाई और उम्मीद से आगे झुक गया। केन, चाहे यह तैराकी हो, एथलेटिक्स हो या चाहे जो स्पर्धा हो, स्वर्ण पदक जीतने वाले और चौथे स्थान पर आने वाले के बीच का औसत अंतर सिर्फ 1% होता है। कई बार यह थोड़ा ज़्यादा होता है। साल्ट लेक सिटी में 2002 के विंटर ओलंपिक्स में पुरुषों की 5000 मीटर की रिले रेस चल रही थी। इसमें कनाडा ने 6 मिनट 51 सेकंड में स्वर्ण पदक जीता, जबकि अमेरिका 7 मिनट 30 सेकंड के साथ चौथे स्थान पर आया। लगभग 2.9% का फ़र्क। लेकिन क्या आप जानते हैं, दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर आने वाली सभी टीमें रेस में किसी न किसी बिंदु पर गिरी थी। गिरने के बावजूद स्वर्ण पदक और कोई पदक नहीं के बीच का अंतर सिर्फ 2.9% था। कई बार तो अंतर 1% से भी कम होता है। 2008 के बीजिंग गेम्स में पुरुषों की 100 मीटर की बटरफ्लाई रेस में माइकल फेल्प्स पीछे चल रहे थे। वे 8 तैराकों में 7वें स्थान पर थे, मगर अंतिम 50 मीटर में एक उल्लेखनीय बात हुई।
वे अपने और सबसे आगे चल रहे सर्बिया के मिलोरेड केविक के बीच के 5 तैराकों से आगे निकलने में कामयाब हुए। केन ने सिर हिलाया। उसे वह बहुत महत्वपूर्ण और रोमांचक अंतिम पल याद था। ऐसा नजर आ रहा था कि केविक ने फेल्प्स से पहले दीवार छू ली थी। जब फेल्प्स ने आधे स्ट्रोक के साथ रेस खत्म की तो वे भी यही सोच रहे थे कि जीत केविक की ही हुई है, लेकिन बाद में यह पता चला कि उस आधे स्ट्रोक ने फेल्प्स को ज़्यादा तेज़ी से दीवार तक पहुंचा दिया था। वे 50.58 सेकंड में पहुंचे थे, जबकि केविक 50.59 सेकंड में पहुंचे थे। जरा 1 मिनट ठहरे। केन ने मन ही मन हिसाब लगाया। फेल्प्स ने 1 सेकंड के 100वें हिस्से से स्वर्ण पदक जीता था। हाँ, इतनी तेजी से तो आप पलक भी नहीं झपका सकते। स्वर्ण पदक और रजत पदक के बीच का फैसला सिर्फ 0.002% था। स्वर्ण पदक को कोई पदक नहीं से अलग करने वाला फासला कितना था? जिम ने पूछा। देखिए, जो तैराक चौथे स्थान पर आया था वह फेल्प्स के 0.15 सेकंड बाद आया था, यानी 1% का ठीक 1/3। केन ने एक और उदाहरण के बारे में सोचा। क्या आपने बीजिंग में महिलाओं की 100 मीटर की बाधा दौड़ देखी थी? मैं उसे कभी नहीं भूल पाऊंगा। मेरी नज़रों से यह बिल्कुल बराबरी की लग रही थी। मैंने उसका भी अध्ययन किया है, जिम ने जवाब दिया। आप जानते हैं पहले और 7वें स्थान वाली धावकों के बीच कितना अंतर था? यह 1 सेकंड का 18/100 था। इससे हम यह आधारभूत संदेश सीख सकते हैं, जब आप औसत निकालते हैं तो असाधारण और असाधारण रूप से असाधारण के बीच का फर्क सिर्फ 1% होता है। 1%, बस इतने की ही ज़रूरत होती है। केन ने पूछा। उसे एक पल के लिए अपने भीतर वह छोटी चिंगारी सुलगती महसूस हुई। यकीन नहीं होता कि यह इतना शक्तिशाली है, वह बोला। फिर जब आपकी निगाह कीचड़ और घास से बने बच्चों पर गई तो उसे अपनी मुस्कुराहट रोकनी पड़ी। कोच, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी जल्द ही ओलंपिक में जाने की योजना बना रहे हो? इस कटाक्ष से जिम जरा भी विचलित नहीं हुए। केन, आप कभी ओलंपिक खिलाड़ी नहीं बन पाएंगे। मैं भी कभी ओलंपिक खिलाड़ी नहीं बन पाऊंगा। ये बच्चे भी शायद कभी ओलंपिक खिलाड़ी नहीं बन पाएंगे। हम लोग शायद ओलंपिक खिलाड़ी या अगले बिल गेट्स, वेन ग्रेजुएटी, ओपरा, वारेन बफे, बॉबी फिशर, लेब्रॉन जेम्स या मोजार्ट बनते नहीं जा रहे। हम जैसे लोगों के लिए असल मुद्दा यह है कि इस 1% का हमारे लिए क्या महत्व है। मैं जानता था कि मैं चाहे जो कर लूँ, हमारी टीम बाकी टीमों की तुलना में 100% बेहतर कभी नहीं बन सकती, लेकिन 1% हम सभी सैकड़ों चीज़ों में 1% बेहतर तो बन ही सकते हैं। आप इस बार में वाकई गंभीर है ना? केन ने कहा। उसे अचानक कोच की ओलंपिक आकांक्षाओं के बारे में अपनी छिछोरी टिप्पणी पर अफसोस होने लगा। जब मैंने 1% के फार्मूले का रहस्य खोज लिया तो मेरे सामने नई संभावनाओं का एक संसार खुल गया। इस बारे में सोचें, मैंने फैसला किया मैं इन बच्चों को खेल भावना, टीम वर्क, संप्रेषण, लगन, खेल संबंधी बुनियादी योग्यताएं और जीवन संबंधी सभी तरह की योग्यताओं में 1% बेहतर बनने का प्रशिक्षण दूंगा। और मैं सोचता हूं कि आज के परिणाम ने साबित कर दिया कि यह कारगर था। कल्पना करें कि 1% का फार्मूला आपके लिए, मेरे लिए, किसी के लिए भी कितना कुछ कर सकता है, बशर्ते वह सिर्फ 1% बेहतर बनने का समर्पण कर दें। धन्यवाद।